दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भले ही हम लोग आपस में एक दूसरे से कितनी भी भिन्नता यानी डिफरेंस रखते हो, लेकिन हमारी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक की रफ्तार रुकती है तो असर अपने आप दूसरे पर पड़ता है। ऐसा ही कुछ हम देखेंगे आज की इस शानदार इमोशनल तेलुगु मूवी में, जिसका नाम है गमानम। लेकिन उससे पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट। कुछ लोगों का कहना था कि सर, इंडियन सिनेमा के साथ साथ दूसरे सिनेमा कल्चर की मूवीज को भी एक्सप्लेन कीजिए। इसलिए मैंने अपना दूसरा चैनल आई एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवीज को भी शुरू कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जैसी शानदार मूवीज आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता हूँ, वैसे ही ऑसम हॉलीवुड मूवीज आप उस चैनल पर देख सकें। मुझे उम्मीद है आप मेरे दूसरे चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने इसको दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है तीन लोगों की अलग अलग जिंदगियों से। सबसे पहले दिखाया जाता है राधा को, जो जन्म से ही कुछ सुन नहीं सकती। उसकी एक छोटी बच्ची है जिसके जन्म को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। राधा का पति दुबई में काम करने गया है, पर काफी महीनों से उसका कोई फोन नहीं आया और घर में राशन भी नहीं होता। इसलिए राधा अपने बच्चे को पालने के लिए खुद एक दर्जी का काम करना शुरू करती है। वो अपनी बच्ची को पड़ोस में मौजूद एक काकी को देकर रोज फैक्ट्री में काम करने जाती है। इसके बदले में वो काकी को भी कुछ पैसे देती है, क्योंकि वो उसकी बच्ची का पीछे से ख्याल रखती है। इसके बाद हम देखते हैं अली को, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका मन एक क्रिकेटर बनने का है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है। अली के घर उसके माता पिता नहीं बल्कि दादा दादी हैं। उसके दादा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्पर का काम करते हैं और उनकी ही इच्छा है कि अली एक डॉक्टर बने। अली की जारा नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है, जो खुद भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही सेटल होकर शादी भी करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दो भाइयों को, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। छोटे का नाम छोटू और बड़े का नाम सोनू है। दोनों छोटे मोटे काम करके, कचरा इकट्ठा करके उसे बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं, लेकिन कभी भीख नहीं मांगते। तो इस तरह हमें मूवी की शुरुआत में ये तीन कहानियां देखने को मिलती हैं। खैर, काम खत्म होने के बाद अब राधा अपने घर आती है और काकी से अपनी बच्ची को लेकर जाने लगती है। काकी इशारे से कहती है, राधा बेटी, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्या तुम और पैसे देकर मेरी मदद कर सकती हो? अब बेचारी राधा के पैसे अपनी बच्ची के दूध को लेने में ही खर्च हो गए थे, इसलिए वो कहती है, काकी, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कल मैं आपको शाम तक पैसे दे दूंगी। आप काका का ख्याल रखिए। अब थोड़ी देर बाद जब राधा किचन में काम कर रही होती है, तो देखती है कि उसकी बेटी बस बेड से गिरने ही वाली है। वो फौरन उसके पास जाकर उसे संभालती है और अपने ना सुन पाने की कमी को मन ही मन कोसने लगती है, क्योंकि एक तो उसने आज तक अपनी बच्ची की आवाज नहीं सुनी और दूसरा जब वो रोती है तो उसे पता नहीं चलता, जिससे उसकी देखभाल भी नहीं हो पाती। पर राधा को यकीन है कि उसका पति एक दिन वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यही वजह है कि राधा ने अभी तक अपनी बेटी का नाम नहीं रखा। लेकिन राधा को एक डर था कि कहीं उसके बहरेपन की वजह से कभी उसकी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो अगले ही दिन डॉक्टर के पास अपने कान को दिखाने जाती है। डॉक्टर उससे इशारे से कहता है कि राधा, मुझे यकीन है कि तुम सुन सकती हो, लेकिन उसके लिए मुझे एक टेस्ट करना होगा, इसलिए तुम अगले हफ्ते मेरे पास आना दूसरे टेस्ट के लिए। अब ये सब जानकर राधा बहुत खुश हो जाती है और अगले हफ्ते का वेट करने लगती है। उधर जारा और अली का प्यार भी दिन पर दिन गहरा होता जा रहा है और वो दोनों अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसी बीच जारा का पिता ये सब होते हुए देख लेता है, लेकिन जारा से कुछ नहीं कहता। वहीं छोटू और सोनू दोनों शाम को कचरा बेचकर आए हुए पैसों से अपने लिए खाने को कुछ खरीदते हैं। खाते खाते छोटू की नजर सामने वाली बड़ी बिल्डिंग पर पड़ती है और वो कहता है कि सोनू भैया, ये वाली बिल्डिंग तो बहुत ही बड़ी है, इसमें रोज कितना सारा कचरा निकलता होगा, है ना? सोनू कहता है, छोटू मेरे भाई, तू छोटू ही रहेगा, कचरे का छोड़, ये देख कि इसकी लाइट्स ऐसी लग रही हैं जैसे इसके गले में किसी ने मोती की माला डाल दी हो। छोटू कहता है, सही कह रहे हो भैया, लेकिन ये मोती वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे हमें कचरे में मिलते हैं। अब ये सुनकर बड़ा भाई मुस्कुराता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन हम देखते हैं राधा को, जो फैक्ट्री में कोने में बैठकर अपने पति को याद करते हुए रोने लगती है। तभी एक आदमी आकर उससे पूछता है कि क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? देखते ही देखते राधा के साथ वाली महिला भी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद राधा दोनों को सब कुछ बताती है। वो आदमी कहता है कि तुम फिक्र मत करो बेटी, मेरा दामाद भी दुबई में रहता है और किसी न किसी एजेंट से तुम्हारे पति का पता लगा लेगा। वो जरूर कोई ना कोई बड़ा काम कर रहा होगा, इसीलिए वो इतना व्यस्त रहता है कि तुमसे बात नहीं कर पाता। मेरा दामाद भी कभी कभी ही बात कर पाता है। ये सुनकर राधा को थोड़ा हौसला मिलता है। उधर हम देखते हैं अली को, जिसके पास उसका कोच आता है। वो कहता है कि अली, तुम्हारी फिटनेस एकदम ठीक है और पॉइंट्स भी अच्छे हैं,
मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ये बात अली अब ज़ारा को बताता है तो दोनों इसको लेकर काफी एक्साइटेड भी होते हैं। अब एक हफ्ते बाद राधा फिर से डॉक्टर के पास आती है जो उसका दूसरा टेस्ट करता है। टेस्ट के बाद वो उसे बताता है कि अगर तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए तो तुम आराम से सब कुछ सुन पाओगी। राधा पूछती है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, तो डॉक्टर कहता है कि इसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये सुनते ही अब राधा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके लिए ये ऑपरेशन करवाना नामुमकिन था। पर डॉक्टर कहता है कि अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन के अलावा एक और उपाय है, ये वाली मशीन। ये सिर्फ 15,000 रुपए की है और इसको लगाकर तुम आराम से सब कुछ सुन सकती हो। अब अभी तक तुम 10,000 रुपए यहाँ टेस्ट में खर्च कर चुकी हो, इसलिए सिर्फ 5,000 रुपए का इंतजाम कर लो ताकि ये मशीन मैं तुम्हें दे सकूं। अब राधा को तसल्ली मिलती है और वो वहाँ से चली आती है, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसके लिए 5,000 रुपए का इंतजाम करना किसी जंग को जीतने से कम नहीं था। अब हम देखते हैं छोटू और सोनू को, जो आज किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में काम करने के लिए आए हैं। अब छोटू सोनू से पूछता है कि भैया ये केक क्या होता है और उसको बीच में क्यों रखा गया है। सोनू कहता है कि जब किसी का जन्मदिन होता है तो वो केक काटता है। छोटू पूछता है तो फिर हम क्यों नहीं काटते। सोनू कहता है कि हमें नहीं पता कि हम कब पैदा हुए, अगर हमारे माँ बाप होते तो शायद हमारा भी केक कटता। तो छोटू पूछता है तो भैया क्या हम आज अपना बर्थडे नहीं मना सकते। सोनू कहता है कि नहीं, किसी और दिन मनाएंगे, आज बस ये काम करो और खाना खाकर घर चलो। ये सुनकर छोटू थोड़ा सा निराश हो जाता है और बाकी बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखकर दुखी होता है। खैर अब दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं जो असल में एक पाइप में होता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों भाई का घर सिर्फ एक सीमेंट की पाइप होती है जहाँ वो दोनों अपनी रात बिताते हैं। सोते सोते भी छोटू कहता है कि भैया मुझे केक खाना है। सोनू कहता है कि हाँ अभी सो जाओ, 1-2 दिन में खाने चलेंगे। अब छोटू तो सो जाता है, लेकिन सोनू का दिमाग अभी भी ये सोच रहा था कि आखिर वो अपने छोटे भाई को केक कैसे खिलाए। अब अगले दिन शहर में बारिश शुरू होती है, इसलिए राधा फैक्ट्री के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो काकी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि काका की तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल गए हुए हैं। इसलिए अब मजबूरन राधा अपनी बच्ची को लेकर फैक्ट्री में ही आ जाती है। वहाँ वो काम करते करते अपनी बेटी का ख्याल भी रखती है जो उसके मालिक को पसंद नहीं आता। पर बाकी लोग उसकी बच्ची को संभालने लगते हैं, जिसके बाद मालिक वहाँ से चला जाता है। इस बीच वो आदमी राधा के पास आकर कहता है कि बेटा मेरे दामाद ने तुम्हारे पति का नंबर निकलवा लिया है, और वो आदमी राधा को उसके पति का नंबर देता है। और आज राधा सुकून का सांस लेती है कि आखिर वो अब अपने पति से बात कर पाएगी। उधर अली के टेस्ट का दिन आता है जिसमें उसका कोच उसे फिर से मोटिवेट करता है, लेकिन बाहर से आया कोच उसे कहता है कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो 2 लाख रुपए तैयार रखो। टैलेंट के अलावा एक और चीज है जो दुनिया के लिए मायने रखती है और वो है पैसा। अली और उसका दोस्त उस कोच की बात पर चुप हो जाते हैं और मन ही मन प्रे करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 लाख रुपए दे सके। अब इसी दिन सोनू छोटू को लेकर एक बेकरी शॉप पर आता है ताकि उसे केक खिलवा सके, और छोटू भी आज बेहद खुश होता है कि आखिर उसे आज केक खाने को मिलेगा। लेकिन तभी सोनू के कान में आवाज पड़ती है और एक कस्टमर से उसे अंदाजा लगता है कि एक केक की कीमत 500 से 600 रुपए है, जबकि वो सिर्फ 50 रुपए ही लेकर आया है। आवाज सुनते ही सोनू कहता है कि आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है और थोड़े से केक को खाकर भी कुछ होगा नहीं। वो अपने छोटे भाई का ध्यान वहाँ से ये कहकर हटाता है कि एक काम करते हैं छोटू, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बड़ा केक खाएंगे। पहले छोटू मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है और सोनू उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। शाम को राधा अब एक पीसीओ वाले के पास जाकर अपने पति को फोन लगवाती है। वो दुकान वाला उससे कहता है कि तुम्हारे पति ने कहा है कि अभी काम में बिजी है और बहुत जल्दी वापस आने वाला है, इसलिए परेशान मत हो। ये सुनकर राधा को सुकून मिलता है और वो खुश होकर वापस घर आ जाती है। उधर सोनू के मन में मलाल रहता है कि वो अपने छोटे भाई को केक नहीं खिला सका, पर सिवाय इस काम के उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था जिससे कि पैसा इकट्ठा हो सके। इसलिए वो रोज काम करने के बाद 10 रुपया छोटू को देता है और वो उसको एक बोतल में इकट्ठा करके रखता है। इसी तरह सोनू सोचता है कि जल्दी ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और 2 महीने बाद छोटू केक खा पाएगा। अब यहाँ राधा अपनी मेहनत बढ़ा देती है क्योंकि उसके पति के आने की खुशी से उसको एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है। इसी मेहनत के पैसे से अब वो डॉक्टर के पास 5,000 रुपए लेकर जाती है और डॉक्टर उसे वो मशीन लगा देता है। मशीन लगने के बाद आखिरकार राधा को सब कुछ सुनाई देने लगता है और उसे ऐसे फील होता है जैसे उसका ये नया जन्म हो। वो फौरन अपने घर की तरफ भागती है और वहाँ जाकर अपनी बच्ची की आवाज सुनकर रोने लगती है। एक माँ के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। राधा अपने बचे हुए पैसों से अपने लिए एक छोटा सा फोन लेती है ताकि वो खुद अब अपने पति से बात कर पाए। उधर दोनों भाई भी अब तक 200 रुपए जमा कर लेते हैं और बाकी 300 रुपए जमा होने का इंतजार करते हैं। वहीं अली और ज़ारा भी अब सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। ज़ारा कहती है कि मेरे घर वाले शादी के लिए जिद कर रहे हैं
और लोग मुझे देखने घर आ रहे हैं, इसलिए तुम अब क्रिकेट छोड़ दो अली, वरना मेरे अब्बू नहीं मानेंगे। पर अली कहता है कि लोग ऐसा बोले तो समझ में आता है, लेकिन आज तुम ऐसा बोल रही हो। वो कहता है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ी है, मेरा सिलेक्शन होगा और एक दिन सब लोग गलत साबित होंगे। ये कहकर मन ही मन दुखी होकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोनू और छोटू अपने आसपास ही काम करने वाले आदमी श्याम से रोज की तरह मिलते हैं। वो तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक श्याम का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उसे वापस अपने गांव जाना होगा। लेकिन श्याम मूर्तियों को बेचने का काम करता था, पर आज कोई बिक्री न होने की वजह से उसके पास गांव जाने के पैसे नहीं थे। अब ये बात सोनू समझ जाता है कि श्याम के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने पास से वही 200 रुपए देकर कहता है कि श्याम काका आप ये रख लो और गाँव से वापस आकर दे देना। श्याम ये देखकर पहले तो गुमसुम हो जाता है, पर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि देखो सोनू, तुम्हें अभी 300 रुपए जोड़ने में 1 महीना और लग जाएगा, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, मैं तुमसे ये 200 रुपए ले रहा हूँ, बदले में तुम इन मूर्तियों को रख लो और इन्हें बेच देना। मुझे तो अर्जेंट जाना है, इसलिए 200 रुपए मेरे लिए बहुत हैं, लेकिन ये मूर्तियाँ तुमको 500 रुपए से ज्यादा पैसा दिलवा देंगी। तुम इनको बेच देना और 2 से 3 दिन के अंदर ही उतने पैसे कमा कर केक खरीद लेना। अब ये डील सोनू को बुरी नहीं लगती और वो पैसों के बदले मूर्तियाँ ले लेता है और श्याम भी वहाँ से चला जाता है। उधर राधा अब अपने फोन से अपने पति को फोन लगाती है। दूसरी तरफ उसका पति उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान नहीं पाता। वो सोच रहा था कि उसकी बीवी अभी भी बहरी होगी, तो जब सुन नहीं सकती तो बोलेगी कैसे, इसलिए वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो, अगर तुम्हारे पास वो बहरी औरत खड़ी है तो उससे कह दो कि मैं अब वापस नहीं आने वाला, मैंने यहाँ दूसरी शादी कर ली है और सुकून से रह रहा हूँ। ये सुनकर अब राधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। बेचारी कांपते हुए होठों से कहती है कि बच्चे का क्या होगा? तो वो कहता है अच्छा बच्चा भी हो गया तो वो भी बहरा ही होगा, मेरा उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। उससे कह दो कि उसका पति आज से मर गया है और वो भी कहीं जाकर मर जाए। इतना कहकर वो फोन रख देता है और देखते ही देखते राधा की पूरी जिंदगी उसे वहीं खत्म होते हुए दिखने लगती है। दूसरी तरफ ज़ारा अपनी सहेलियों के साथ कहीं जाने के लिए कैब बुक करती है, तो वो देखती है कि कैब का ड्राइवर असल में अली का वही दोस्त है जो उसके साथ मैच प्रैक्टिस किया करता है। वो उससे कहता है कि ज़ारा तुम ही अली को समझाओ, उसके दादा ही इस उम्र में भी काम करते हैं, वो डॉक्टरी को छोड़कर क्रिकेट के पीछे पड़ा है। मैंने तो अपना सपना उस दिन ही छोड़ दिया जिस दिन हमसे कोच ने 2 लाख रुपए के लिए कहा, लेकिन अली अभी भी इसी उम्मीद में है कि उसका सिलेक्शन होगा और पैसों का इंतजाम भी कर रहा है, इसलिए तुम उसे समझाओ कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे और डॉक्टर बने, क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दे। इतना सब सुनकर अब ज़ारा को एहसास हो जाता है कि आखिर अली क्यों इतना परेशान था। वो घर जाकर अली को फोन करती है, उसको रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अली उसका फोन पिक नहीं करता। मजबूरन ज़ारा अपने घर से 2 लाख रुपए चुराकर अली के घर के लिए निकल पड़ती है। बारिश में अपनी बेटी को अकेले जाते देखकर ज़ारा का पिता उसका पीछा करने लगता है। अब ज़ारा अली के घर पहुंचती है, जहां उसका पिता भी वहां आ जाता है और सबसे पहले उस पैकेट को चेक करता है जिसमें उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। वो अब सबसे पहले अली और उसके दादाजी को भला बुरा कहता है और बेचारे दादा ऐसे ही सब सुनते रहते हैं। उन्होंने जो अपने अली को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था वो आज चकनाचूर हो चुका था। ज़ारा का पिता उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है कि आज से तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, जरूर ये पैसे तुम दोनों ने भागने के लिए चुराए होंगे। अब मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ जाओगी। उसके जाने के बाद अब अली को अपने दादाजी के लिए बेहद बुरा लगता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही वो उसको कहते हैं कि बेटा अब तुम इस घर के काबिल नहीं हो, जाओ चले जाओ और मुझे आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाना। इसके बाद अब हम देखते हैं तीनों जिंदगियों को। भयंकर बारिश में अली घर से निकल पड़ता है और राधा भी भीगते हुए अपने घर आती है। वहीं दोनों भाई अपने पाइप में बैठकर अगली सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कल मूर्तियां बिक जाएंगी और उनके पास रुपए आ जाएंगे। अब सुबह होती है और राधा देखती है कि उसके घर में पानी भर गया है और छत भी टपक रही है। घर के आगे टेम्पो फंसने की वजह से उसके घर का गेट भी ओपन नहीं हो रहा और वो वहाँ फंस जाती है। उधर दोनों भाई भरी बारिश में ही मूर्तियों को बेचने निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज उनके पास पैसा नहीं है और पहले उन्हें एक मूर्ति को बेचकर खाना खाना है। इसलिए सोनू मूर्तियों की पोटली को गले में लटकाता है और छोटू दोनों हाथों में मूर्तियों को लेकर आवाज लगाने लगता है। इधर हम देखते हैं ज़ारा को, जिसके पिता ने अब उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। वो अपने छोटे भाई से उसका फोन लाने को कहती है, लेकिन वो भी उसके पिता ने कहीं छुपा दिया है। हालांकि उसका भाई कहता है कि अली का कुछ पता नहीं है, उसके दादाजी ने उसे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर ज़ारा को बहुत रोना आता है और वो परेशान होने लगती है कि आखिर इतनी बारिश में वो अकेला कहाँ गया होगा। वो अपने भाई से अब रिक्वेस्ट करती है और उसको इतना रोता देख उसका भाई दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद ज़ारा अली को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ राधा अपने घर से बाहर निकलने का हर प्रयास करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी बच्ची बस पानी में डूबने ही वाली है। वो फौरन उसको अपनी गोद में उठा लेती है और तेज तेज रोने लगती है
उधर जारा बस स्टॉप पर अली को ढूंढने पहुंचती है, जहां अचानक छोटू उसके सामने आकर कहता है कि मैडम ये मूर्ति ले लो, बहुत प्यार से बनाई है। जारा एक सेकंड के लिए रुकती है, लेकिन अली के लिए परेशान होने की वजह से वो छोटू से मना कर देती है। उधर अली की दादी अपने पति को समझाती है कि अली ने हमसे कभी कोई जिद नहीं की, उसने तो हमेशा हमारा कहना माना है। आपके कहने पर उसने मेडिकल की पढ़ाई भी की और साथ में अपने क्रिकेट को टाइम दिया। एक बार उसके मन की बात तो पूछ लेते आप, आखिर उसके अलावा हमारा कौन है। जिस उम्र में बच्चे अपने दादा दादी को बोझ मानते हैं, उस उम्र में वो हमारा कितना ख्याल रखता है, ये कभी सोचा है आपने? इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ये सुनकर दादाजी का दिल भी पिघल जाता है और वो फौरन अली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहाँ छोटू और सोनू भी मूर्तियाँ नहीं बेच पाते और भूख से परेशान होने लगते हैं। तभी उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखती है। सोनू वहाँ पर मूर्तियाँ रखता है और छोटू से कहता है कि तुम यहीं रहना, बारिश तेज है, तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं देखता हूँ अगर रेड लाइट पर कोई गाड़ी वाला हमारी मूर्तियों को खरीद ले तो। बड़े भाई की बात को मानते हुए छोटू वहीं खड़ा हो जाता है और सोनू जगह जगह लोगों से मूर्तियों के बारे में बात करने लगता है। घर के अंदर राधा अपने पति को आखिरी उम्मीद से फोन करती है। फोन उठाते ही वो कहती है कि पानी भर गया है, बच्ची और मैं फंसे हुए हैं, कैसे भी हमें बचा लो आप। लेकिन उधर उसके पति की दूसरी बीवी होती है, वो उसको उल्टा सीधा बोलती है और उसका पति भी उससे कहता है कि मैंने बोला था मर जाओ, क्यों इतनी फिक्र कर रही हो। ये सुनकर अब राधा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो उस फोन के साथ साथ अपनी कान की मशीन को भी कान से निकालकर फेंक देती है। वहाँ अली के दादा उसे जगह जगह ढूंढते हुए बस स्टॉप पर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें जारा मिलती है और वो उन्हें उस दिन के बारे में बताती है कि आखिर वो पैसे क्यों लाई थी। ये सुनकर अब दादाजी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने बेवजह अपने पोते पर इतना शक किया। वो तो सब अकेले सुलझाने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ बारिश में अली को अपना दोस्त मिलता है। वो अपने कस्टमर्स को ड्रॉप करने जा रहा था। वो अली से कहता है कि तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं और जारा भी उनके साथ है, तुम वहीं रुको, मैं कस्टमर्स को छोड़कर आता हूँ, फिर साथ घर चलते हैं। ये सुनकर अब अली वहीं खड़े होकर उसके वापस आने का वेट करने लगता है। उधर शॉप की मालकिन छोटू से कहती है कि मुझे जरूरी काम से घर जाना है, जल्दी से जाकर अपने भाई को बुला लाओ, काफी देर हो गई है, वैसे भी इस बारिश में कोई भी मूर्तियां नहीं खरीदेगा। ये सुनकर अब छोटू अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर सोनू ने भी एक फैमिली से मूर्तियों को खरीदने की बात कर ली होती है, इसलिए वो वापस अपनी मूर्तियों को लेने शॉप पर आता है। अब उसे वहाँ पर ना तो छोटू दिखता है और ना वो औरत, ऊपर से ताला लगा मिलता है। तभी वहाँ छोटू आकर बताता है कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था भाई, आंटी ने कहा कि भाई को बुला लाओ, मुझे घर जाना है, इसलिए शायद वो चली गई। अब दोनों भाई वहाँ बैठकर उस औरत के आने का वेट करने लगते हैं और इतने में वो फैमिली भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन सोनू को मूर्तियों से ज्यादा अपने छोटे भाई की चिंता थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उधर राधा भी अपने घर से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बाहर नहीं आ पाती। उसकी बेटी जोर जोर से भूख की वजह से रोने लगती है, लेकिन दूध रात को ही खत्म हो चुका था, इसलिए वो दाल के कुछ दाने अपने मुंह में रखकर चबाती है और छोटे छोटे करके अपनी बेटी को खिलाने लगती है। दोस्तों, मूवी के ये सभी सीन्स इतने इमोशनल हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक एक सीन का इमोशन आप इसकी एक्सप्लेनेशन से महसूस कर पा रहे होंगे। खैर, तो इस तरह बेचारी राधा अपनी बेटी को खाना खिलाने लगती है। उधर अली का दादा स्टेडियम पहुंचता है तो उसे लिस्ट से पता चलता है कि अली को क्रिकेट खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। वो जोर जोर से सभी को बताता है कि अली उसका पोता है। वो अपने पोते पर फख्र करने लगता है कि आखिर उसने अपने आप को साबित कर ही दिया। वो खुशी के मारे वहाँ से वापस निकलकर अब अली को और तेजी से खोजने लगता है। उधर वो शॉप की मालकिन अपनी शॉप पर आती है तो उसे ताला टूटा हुआ मिलता है। वो फौरन अंदर जाकर अपने डिब्बे में पैसे चेक करती है तो उसमें पूरे पैसे होते हैं, लेकिन उस डिब्बे के पास एक मूर्ति रखी होती है जो दोनों भाई बेच रहे थे। असल में अपनी मूर्तियों को बेचने की वजह से सोनू ने वो ताला तोड़ा और अपनी मूर्तियां वहाँ से निकाल ली, लेकिन जाते जाते उसने एक मूर्ति वहाँ इसलिए छोड़ दी क्योंकि छोटू ने उसको बताया कि जब वो वहाँ नहीं था तब उस आंटी ने छोटू को बिस्किट खाने को दिया था। पर छोटू कहता है कि भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हम लोग केक किसी और दिन खा लेंगे, अभी कैसे भी करके मूर्तियां बेचो क्योंकि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बड़ा भाई उससे कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं मूर्तियां बेचकर आता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि सारी मूर्तियां अपने आप ही पानी में गलने लगती हैं और छोटू उनको बचाने की कोशिश करता है। उधर दादाजी अली के सिलेक्शन की खबर अब जारा को बताते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अब अली को ढूंढने लगते हैं। वहाँ जब राधा अपनी हिम्मत तोड़ने वाली होती है कि तभी उसे एक चिड़िया अपने घर में दिखाई देती है। वो चिड़िया धीरे धीरे दूसरी जगह जाने लगती है, जिससे राधा को एहसास होता है कि ये चिड़िया जिस जगह से अंदर आई है वहाँ जरूर निकलने की जगह होगी,
इसके बाद वो उस पर ध्यान देती है तो सामान हटाने पर उसे दिखता है उसकी एक खिड़की है जिसे तोड़कर वो वहाँ से निकल सकती है। इसलिए वो पत्थर लेकर अब उसी खिड़की को तोड़ने लगती है, जबकि उसके कमरे में एक सांप भी आ जाता है जिसे वो देख नहीं पाती। उधर शहर में एक स्कूल वैन अचानक पानी में फंसकर ब्रिज से नीचे गिर जाती है और उसके ड्राइवर की मौत हो जाती है। अब धीरे धीरे बच्चे उस वैन में डूबने लगते हैं कि तभी अली की नजर उन पर पड़ती है। वो फौरन उस वैन के पास जाता है और एक एक करके सारे बच्चों को निकालता है। अब जब वो आखिरी बच्ची को निकालता है तो उल्टा उसका पैर वैन में फंस जाता है, जिसके बाद वो उस बच्ची को तो बचा लेता है लेकिन खुद उस वैन के साथ डूब जाता है और उसकी जिंदगी का सफर वहीं खत्म हो जाता है। उधर एक आदमी अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए ऑटो में हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है तो पानी की वजह से वो भी बीच रास्ते में फंस जाता है। अब सिचुएशन को देखते हुए उसकी डिलीवरी ऑटो में ही करनी होती है, जिसके लिए वो आदमी कोई कपड़ा ढूंढता है ताकि ऑटो को कवर किया जा सके। ये सब होते हुए छोटू देख लेता है। उसका मन अब दो बातों के बीच फंस जाता है कि वो उन मूर्तियों को बारिश से बचाए जिनको बेचकर उसे खाना मिलेगा, या फिर वो उस कपड़े को उस आदमी को दे दे। इतने छोटे बच्चे को ये फैसला लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो अगले ही पल उस कपड़े को लेकर भीगते हुए खुद ही उस ऑटो को कवर करके खड़ा हो जाता है। फिर होती है अगली सुबह जब बारिश बंद हो चुकी है। राधा खिड़की तोड़कर सेफली घर से बाहर आ चुकी होती है और वो देखती है कि उसकी बेटी के हाथ में वही मशीन है जो उसने गुस्से में पानी में फेंक दी थी। ये देखकर राधा इमोशनल हो जाती है और अपनी बेटी को अकेले ही अपने दम पर पालने का डिसाइड करती है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज चैनल को, जिस पर अली की खबर चल रही होती है कि आखिर किस तरह उसने अपनी जान देकर इतने सारे बच्चों को बचाया। उसके दादाजी अंदर ही अंदर इमोशनल होते हैं लेकिन मीडिया से कहते हैं कि मेरा पोता अमर हो गया और उसने मुझे भी आज अमर कर दिया। उधर जारा अली के बारे में सोचकर रोने लगती है, लेकिन उसके मन में एक तसल्ली होती है कि आखिर उसने जिस लड़के से प्यार किया उसको आज पूरी दुनिया प्यार करती है। इसके बाद हम देखते हैं छोटू और सोनू को, जो अब केक के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम में फिर से लग जाते हैं और यही होता है मूवी का दी एंड। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो मूवी का पूरा एंड है ही नहीं, तो दोस्तों ये डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि आखिर वो हमें मूवी को किस पर्सपेक्टिव से दिखाना चाहते हैं। मूवी बेहद यूनिक है, कंप्लीट है, इमोशनल है और दिमाग में रहने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसको लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।